आपका मेरे चैनल रियल लाइफ जे क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। साइंस का बेहतरीन क्वेश्चंस है। एक एक क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कम टाइम है मेरे पास। 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है एनटीपीसी का। कम टाइम है हमारे पास, जानते हैं। इस कम टाइम में हम जितना से जितना क्वेश्चंस को कवर हो सके कवर करेंगे। और आपको अगर सेशन मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में कुछ जो अच्छा लगे तो प्लीज़ अच्छा कमेंट कीजिएगा, ख़राब लगे तो ख़राब ही कर दीजिए, लेकिन कम से कम कमेंट करके हमें बताइए आपको सेशन कैसा लगा। और सब्सक्राइब वाला बटन प्लीज़ आप रेड से ग्रीन कर दीजिएगा। आप जैसे भी आपको करना है, हथौड़े ही मार दीजिए लेकिन प्लीज़ कर दीजिएगा। तो आज का 30 क्वेश्चंस में आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि एमआरआई मशीन किसका प्रयोग के लिए किया जाता है? ध्वनि तरंग के लिए, एक्सरे के लिए, अल्ट्रा साउंड वेव के लिए या रेडियो वेव के लिए? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि रेडियो वेव के लिए। इस रेडियो वेव के लिए एमआरआई मशीन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाता है? त्वरण, विस्थापन, दूरी, गति। वेग समय ग्राफ की ढाल क्या दर्शाता है? तो वो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण दर्शाता है। पौधों का मुरझाना क्या होता है? ठीक है, पौधों से पत्तियों का गिर जाना, या पौधों के गैर लकड़ी वाले भागों में कठोरता की हानि, या पौधों द्वारा रात में श्वसन की प्रक्रिया में कोई इफेक्ट हो जाना, या ग्रेडेशन। बताइए पौधों के मुरझाने से होता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पौधों से गैर लकड़ी वाले भागों की कठोरता की हानि, यानी कि जो पार्ट्स, जो प्लांट के पार्ट्स में जो नन वुडी वाले जो होते हैं, जिसमें लकड़ी नहीं होते हैं, वो मुड़ जाते हैं क्योंकि इसमें कठोरता की कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र शैवाल में इनमें से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? समुद्र शैवाल से इनमें से कौन सा तत्व यानी एलिमेंट का प्रयोग प्राप्त किया जाता है? आर्गन, सल्फर, वेनेडियम, आयोडीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, क्योंकि हमें समुद्र शैवाल से कौन सा एलिमेंट प्राप्त होता है? तो हमें आयोडीन प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। क्वेश्चन नंबर 5, किस हड्डी वाले जानवरों में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रित हो जाता है? ठीक है, मछली, उभयचर, पक्षी, स्तनपायी। कौन से में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित दोनों मिश्रित हो जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उभयचर में। उभयचर में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित दोनों पाए जाते हैं। इनमें से इन जानवरों में से किस में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? जोंक, टेपवर्म, या स्पंज, या घोंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कौन? स्पॉन्ग, यानी कि स्पंज। स्पंज में क्या नहीं होते हैं? तो तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बीमारी जो वायरस के कारण होती है? टाइफाइड, हैजा, आम सर्दी, टेटनस, वायरस। ठीक है, वायरल डिजीज बोलते हैं हम लोग ना, कि वायरल, इसको वायरल हो गया है। तो क्या होती है वायरल से? टाइफाइड हो जाती है, हैजा हो जाती है, आम सर्दी होता है, टेटनस हो जाती है। तो क्या हो जाती है? वो आम सर्दी, यानी कि कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम ज़्यादातर वायरल चीज़ होती है। तो इसीलिए हमें उसको क्या वायरस होती है, यानी कि वायरस के कारण ये कॉमन कोल्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 8, छाल पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? सिलिफोलिस, सेक्सिकुलस, या क्रोफोफिलस, या कोर्टिकोलस। छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कोर्टिकोलस कहा जाता है इसको। आंसर डी, कोर्टिकोलस। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर का अर्थ क्या होता है? रेसस फैक्टर, रूमटॉइड फैक्टर, या रेनल फैक्टर, या रोम्बिक फैक्टर। तो RH फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो RH फैक्टर का मतलब होता है रेसस फैक्टर। ठीक है,
ये रेसस फैक्टर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये जो रेसस हैं ये किसी बंदर का नाम था, तो उनके नाम की वजह से इसका नाम रेसस फैक्टर पड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ से बना होता है? ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है, लिपोप्रोटीन से बना होता है, या फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बना होता है, या फास्कोप्रोटीन से बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोलिपिड से होता है। तो किससे? फॉस्फोलिपिड से होता है, यानी कि आंसर ए हो जाएगा इसका। इनमें से किसे आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो छोटी आंत, अस्थि मज्जा, पीलिया या अपेंडिक्स, किसे हम आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पीलिया। पीलिया को हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इनमें से कौन सा ग्लास को नीले रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या निकल ऑक्साइड? कौन ग्लास को हम नीले रंग प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड में हम क्या करते हैं? कोबाल्ट ऑक्साइड में हम नीले रंग प्रदान करते हैं। कीटाणु शोधन के बाद पानी में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहा जाता है? कीटाणु तो शोधन हो जाती है, लेकिन पानी में तो थोड़ा बहुत क्लोरीन रहता ही है, फिर उस क्लोरीन को हम क्या कहते हैं? मुक्त क्लोरीन कहते हैं, अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं, या मुक्त उपलब्ध क्लोरीन या संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेसिडुअल क्लोरीन, यानी कि अवशिष्ट क्लोरीन इसको कहते हैं हम। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एस्पिरिन। एस्पिरिन किसका सामान्य नाम है? कॉमन नेम ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, कौन सा? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट एसिड, या मिथाइल सैलिसिलेट, या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15, पॉलीथीन बहुलक है एथिलीन का, प्रोपिलीन का, एसिटिलीन का या एनिलीन का? तो इनमें से किसका पॉलीथीन बहुलक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन पॉलीथीन का बहुलक क्या है? तो एथिलीन है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा यौगिक आमतौर पर माउथ वॉश या टूथपेस्ट में विरोधी सेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बोरेक्स, सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। आप टीवी में प्रचार में सुने होंगे कि आपके टूथपेस्ट में क्या नमक है, तो इस चीज़ से आप बता सकते हैं। तो वो मतलब एंटीसेप्टिक के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है? तो वो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए रात में ज़्यादातर आपको गांव में लोग कहते हैं कि रात में मतलब नमक डाल करके गरम पानी से कुल कीजिए, तो उससे क्या होता है कि मुंह थोड़ा साफ रहता है, उससे कोई मतलब वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? कॉपर, टीन, आयरन या एल्युमिनियम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम रूबी और नीलम के ऑक्साइड है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व होते हैं? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? तो सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होते हैं? तो वो होते हैं ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग तेल चित्रों के रंग को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाता है? ओजोन,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड। यानी कि इस चीज़ से क्या करते हैं, जो पुराने ये होते हैं, चित्र होते हैं जिनमें थोड़ा सा धुंधला हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ को लेकर के फिर से उसको बढ़िया से साफ़ किया जाता है। तो उस किस चीज़ का प्रयोग करके साफ़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सी सबसे कठोर धातु है? सोना, आयरन, प्लेटिनियम, टंगस्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, टंगस्टन। इनमें से किसमें सीसा का उच्च सामग्री होता है? सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा इनमें मतलब सोना सीसा किस में पाया जाता है? कोयले में या कुकिंग गैस में पाया जाता है, या फिर हाई ऑक्टेन फ्यूल में या लो ऑक्टेन फ्यूल में? तो किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाई ऑक्टेन फ्यूल में सीसे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ? यानी कि मानव के गुर्दे में जो पथरी होते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, वो पत्थर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम फॉस्फेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ए, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट। वो जो पथरी होते हैं, उस पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या पिक्रिक अम्ल? तो इनमें से कौन सा अम्ल हमारे पेट में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसका संहित केंद्र वस्तु के बाहर होता है? यानी कि जो सेंटर है, उसका मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो बाहर होता है, बीच में नहीं होता है। किसका? फाउंटेन पेन का, क्रिकेट की गेंद का, रिंग का या पुस्तक का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि रिंग। रिंग में बीच में उसका सेंटर नहीं होते हैं, उसके साइड में होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा रिंग, यानी कि सी। यहाँ पे आप ए बी सी डी कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पदार्थों के समूह जो जल के अणुओं को आकर्षित करता है तो क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक, मिसेल, समजातीय या हाइड्रोफोलिक? तो हाइड्रोफिलिक कहते हैं या समाजेतिक कहते हैं या मिसेल कहते हैं या हाइड्रोफोबिक कहते हैं? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफिलिक। पदार्थों के समूह जो जल के अणुओं को आकर्षित करता है उसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर किया जाता है? यानी कि फूड में अब क्या शुगर कितना है, इसे हम टेस्ट कौन से एलिमेंट से कर सकते हैं? आयोडीन से कर सकते हैं, या उसमें हम HCl डाल के कर सकते हैं, या फिर हम बेनेडिक्ट्स के घोल डाल के कर सकते हैं, या ईथर डाल के कर सकते हैं। तो हम भोजन में शुगर की जांच हम किस एलिमेंट के थ्रू करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन के थ्रू हम भोजन में कितनी मात्रा में शुगर है, इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 27, एरोसोल का उदाहरण है मिल्क, रिवर वाटर, द स्मोक या ब्लड? यानी कि एरोसोल किसका उदाहरण है? दूध का, नदी के जल का, धुआं का, रुधिर का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्मोक, धुआं। क्वेश्चन नंबर 28, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है?
ऑक्जेलिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड या लेमन एसिड। तो सिरका इनमें से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो इसका किसका? एसिटिक एसिड का सिरका यानी कि विनेगर कॉमर्शियल नेम है किसका? एसिटिक एसिड का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, नाभिक के संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है इसलिए, या फिर संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों का आवश्यकता होती है, या संलयन से काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, या फिर संलयन अभिक्रिया धूप में होती है। तो नाभिक के संलयन को ताप अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्यूजन रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर कंडीशंस, यानी कि उच्च तापमान की स्थितियाँ सबसे ज़्यादा उसमें आवश्यकता होती है इसीलिए। तो 29 का हो जाएगा इसका आंसर बी। अब लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर्स का। इनमें से कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है? नस यानी कि वेन, या आर्टरी धमनी, कैपिलरी का, या नर्व तंत्रिका। तो कौन सी सबसे बड़ी रक्त वाहिका है जो हृदय को रक्त से बाहर ले जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, धमनी। तो ये था हमारा आज का 30 क्वेश्चंस। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलेगी और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। इसलिए प्लीज़ आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं हम लोगों के लिए। तो आज का ये था 30 क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू वेरी मच।